नमस्कार सभी को, मैं नवनीत गौतम क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स में मैंने आपसे कहा था कि जो भी छूटे हुए टॉपिक हैं उन्हें हम कर लेंगे। तो उसी सीरीज में सेकंड यूनिट में जिसका नाम है डायनेमिक्स ऑफ रिजिड बॉडी, उसमें मैंने फ्लाईव्हील का टॉपिक आपको कराया था और उसी में ही कैंटिलीवर आपने पढ़ा होगा। तो कैंटिलीवर्स के बाद एक टॉपिक और है जिसे मुझे कराना है और ये टॉपिक बिल्कुल ऐसा ही है, लगभग सिमिलर है उसके जैसा जैसे कि आपका कैंटिलीवर का टॉपिक है। ठीक है, और कैंटिलीवर क्या होता है आप जानते हैं, आप पढ़ चुके हैं। कैंटिलीवर एक बेस क्या होता है, बीम होता है। बीम क्या होता है, कैंटिलीवर क्या होता है, मैंने आपको सभी कुछ अच्छे से पढ़ा रखा है। तो कैंटिलीवर क्या है, एक बीम होता है जो एक साइड से क्लैंप्ड होता है यानी कसा हुआ होता है और दूसरे जो उसका दूसरा सिरा है वो मुक्त होता है, स्वतंत्र होता है और उस पर एक भार लटका रहता है, लोडेड रहता है वो। ठीक है, तो बीम क्या हो जाएगा, झुक जाएगा नीचे की तरफ। तो इस प्रकार जो रचना बनती है उसे आप कैंटिलीवर कहते हैं। और कैंटिलीवर में क्या होता है, बीम होता है जो एक सिरे पर कसा हुआ होता है और एक सिरे पर स्वतंत्र होता है और उस पर भार बांधकर उसे मोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बस है तो बीम ही, लेकिन थोड़ी सी सिचुएशन अलग है। आइए देख लेते हैं, क्वेश्चन पढ़ेंगे। लिखा है ए रेक्टेंगुलर बार। ठीक है, मैंने बताया था बीम इज ए रेक्टेंगुलर, और कैसा होता है बीम, एक या तो रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन होती है उसकी यानी आयताकार, या उसकी क्रॉस सेक्शन कैसी होती है, सर्कुलर। ठीक है, वृत्ताकार क्रॉस सेक्शन यानी खड़ी काट। ठीक है, जो सामने से दिखता है इस तरीके से, जैसे आप देख सकते हो ये सिलेंडर है ना, लेकिन सामने से देखोगे तो क्या दिखेगा, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है इसकी। ठीक है, तो इसका मतलब है बीम एक ऐसा बार होता है जिसकी क्रॉस सेक्शन सर्कुलर होती है या रेक्टेंगुलर होती है। तो यहाँ पर जो बार दे रखा है यानी जो बीम दे रखा है वो कैसा है, रेक्टेंगुलर है। ठीक है, रेक्टेंगुलर बार है यानी बीम है, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन का बीम है। इज सपोर्टेड एट इट्स टू एंड्स, इसके दोनों सिरों पर से इसे सपोर्ट किया गया है किसके द्वारा, ऑन नाइफ एज, है ना। दो नाइफ एज हैं, नाइफ माने तीक्ष्ण और एज माने भुजाएं, तीक्ष्ण भुजाएं हैं। ठीक है, एंड लोडेड एट द मिडिल पॉइंट, और इसे बीच से भार बांध करके, है ना, उसे उस पर से बीच वाला जो पॉइंट है ना उस बीम का, उस पर भार बांध दिया गया है। ठीक है, वेट बांध दिया गया है। तो पूछ रहा है कैलकुलेट द डिप्रेशन, डिप्रेशन यानी तो कितना झुकेगा वो आपको निकालना है। कहाँ से, मिडिल पॉइंट से, उसमें झुकाव कितना होगा वो आपको निकालना है। क्वेश्चन आपको समझ ना भी आया हो तो डायग्राम के माध्यम से आपको तुरंत समझ में आएगा, इसलिए पहले आप डायग्राम समझें। ठीक है, ये क्या है, दो नाइफ एज बनानी है। नाइफ एज का मतलब मैंने बताया तीक्ष्ण भुजाएं। ठीक है, देखो ये भुजा कैसी है, ऊपर से तीक्ष्ण है। ठीक है, तीक्ष्ण समझते हो ना, जिसमें नोक हो, नोकदार है ना, उसे तीक्ष्ण कहते हैं। तो ये तीक्ष्ण भुजाएं हैं। ठीक है जी, तो ये तीक्ष्ण भुजाएं हैं। और अब इसमें क्या कहा गया, दो नाइफ एज से कहा था, एक रेक्टेंगुलर बार यानी कि बीम रखा गया है इस तरीके से, सीधा रखा गया है। ठीक है, इस तरीके से रखा गया है और उसके बीच से क्या बांध दिया गया है, भार बांध दिया गया है, वेट बांध दिया गया है। तो बीच से तो क्या हो जाएगा, नीचे दबेगा और साइडों से ऊपर उठ जाएगा, यानी इस तरीके से हो जाएगा फिर ये झुक के। ठीक है, इस तरीके से रचना बन जाएगी। क्लियर है, क्योंकि ये बीच से क्या हो जाएगा, झुक जाएगा, और जब बीच से झुकेगा तो आप समझ सकते हैं साइडों से क्या हो जाएगा, उठ जाएगा। ठीक है, तो ये साइडों से उठ जाएगा और बीच से झुक जाएगा। ठीक है जी, तो ये क्या है, बीम है। क्लियर है, और इस तरीके से होता है बीम, दो। ठीक है, ये पहले सीधा था लेकिन बीच से क्या बांध दिया, भार, तो ये जो है ना झुक जाएगा इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पर क्या बंधा है, भार। भार कुछ भी हो सकता है, मान लो कितना है, W, वेट है ना। तो वेट W था, ये बिल्कुल सीधा था पहले, है ना।
वेट बांधा तो बीच से क्या हो गया, झुक गया, और ये वाले सिरे ऊपर उठ जाएंगे, ठीक है, ये वाला सिरा बीच से है ना झुक जाएगा। क्लियर है। और एक बार देख के बताओ, ये W जो वेट है ये नीचे की ओर लग रहा है, तो आपको पता होना चाहिए जितना एक्शन फोर्स होता है उतना ही क्या होता है, रिएक्शन फोर्स, ठीक है। तो ऊपर की ओर भी रिएक्शन फोर्स क्या होगा, W होगा, है ना। और W फोर्स आधा इस पर बट जाएगा और आधा इस पर बट जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ पर W/2 फोर्स वर्क करेगा और इस सिरे पर भी W/2 फोर्स वर्क करेगा। दोनों को जोड़ोगे टोटल ऊपर जो रिएक्शन फोर्स है W ही है, W/2 प्लस W/2 W है, और नीचे भी एक्शन फोर्स W है, ठीक है। तो ये क्या है, ये नाइफ एज है, यानी क्या बोलेंगे इन हिंदी में, छुर धार बोलते हैं, ठीक है, छुर धार, छुर यानी नाइफ यानी तीक्ष्ण धार भी बोल सकते हो, ठीक है। ऊपर धार है ना, तीक्ष्णता है ना, और ये K1 नाइफ एज K1 और इसका नाम नाइफ एज K2, ठीक है। और ये क्या है आपका, ये बीम है, मैं बता देता हूँ आपको ये क्या है, बीम। कैसा बीम है, रेक्टेंगुलर, आयताकार अनुप्रस्थ क्षेत्र, आयताकार अनुप्रस्थ काट वाला बीम है ये। बीम को हिंदी में क्या कहते हैं, देख लेना, अभी मुझे याद नहीं आ रहा। बीम है ना, बीम मैंने पढ़ाया था, बीम क्या होता है मैंने लिखवाया था, बीम इज ए रेक्टेंगुलर और क्रॉस सेक्शनल बार। बीम एक रेक्टेंगुलर या क्रॉस सेक्शन बार होता है जिसकी जो लंबाई है, लेंथ, उसकी विड्थ के चौड़ाई की तुलना में बहुत अधिक होती है, ठीक है। तंतु बोलते होंगे शायद, है ना, देख लेना जैसे भी। तो ये बीम है और बीम का नाम रख लो कुछ आप, क्या रखें, ए बी रख लें, ए और बी, ठीक है। एक बीम है ए बी, बात समझ आ रही है। ये डायग्राम में वही चीज़ मैंने बनाई है जो आपको क्वेश्चन में लिखी हुई है, ठीक है। तो ये रेक्टेंगुलर बार, एक रेक्टेंगुलर बार है, यानी रेक्टेंगुलर बार को ही आप क्या कहते हैं, बीम कहते हैं, ठीक है। बीम की हिंदी मैं एक बार आपको देख के बता देता हूँ, ठीक है, बाकी नहीं तो आपने पढ़ा होगा पहले भी। हाँ, दंड कहते हैं जी, दंड, ठीक है। क्या कहते हैं, दंड। लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। तो एक रेक्टेंगुलर बार है यानी बीम है यानी दंड है जो सपोर्टेड है, सपोर्टेड माने रखा गया है, सपोर्ट देना आप समझते हैं। एट इट्स टू एंड, दो एंड है, मतलब इसके दो एंड हैं, दो सिरे हैं, ठीक है। और नाइफ एज कहाँ रखे हैं, नाइफ एज पर रख रहे हैं। पहले नाइफ एज यानी पहले जो तीक्ष्ण धार है उसका नाम K1 है और दूसरे का K2 है, और बीच से इसे लोडेड किया गया है यानी बाहर लटकाया गया है। तो आपको डिप्रेशन निकालना है। डिप्रेशन यानी जो इसमें झुकाव उत्पन्न होगा, जो मोड़ उत्पन्न होगा, ठीक है, एट द मिडिल पॉइंट में, ठीक है, वो आपको निकालना है। जैसे कि आपने कैंटिलीवर में निकाला था। आप एक काम करें मेरे कहने से, इस डेरिवेशन को पॉज कर लो, है ना, वीडियो को, और आप अपने जो नोट्स में कैंटिलीवर है ना उसे एक बार निकालो, है ना, एक बार उसे पढ़ो, फिर इस डेरिवेशन को देखो, है ना, तभी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो कैंटिलीवर में जैसा था ना, बिल्कुल सारा लगभग बिल्कुल सेम है कैंटिलीवर की तरह ही। तो कैंटिलीवर में आपने डिप्रेशन निकाला था जिसे आपने डेल्टा माना था, ठीक है। मैं कैंटिलीवर से तुलना करते हुए ही आपको ये पढ़ाऊंगा, तो आप कैंटिलीवर का डेरिवेशन अपने बाइंडर में निकाल करके रख लें और जो जो मैं बताता जाऊँ वहाँ से देखते जाएँ, ठीक है। बाकी एक बार उसे पढ़ लेंगे तो तब और भी अच्छे समझ में आएगा, और बाइंडर भी ओपन रखें, ठीक है। तो मैं बात कर रहा था हाँ इसकी, कि आपको डिप्रेशन निकालना है, तो वहाँ पर भी आपने डिप्रेशन निकालना था कैंटिलीवर में, और डिप्रेशन को आपने डेल्टा माना था, ठीक है। क्लियर है। पॉइंट बी पर आपने क्या माना था, डिप्रेशन को डेल्टा, और पॉइंट सी पर डिप्रेशन जो था छोटा सा डिफरेंस, वो मतलब स्मॉल डिप्रेशन जो कितना था वो वाई माना था, ठीक है। तो डायग्राम इसका एक तो ये हो जाएगा जो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन है, और इसकी भूमिका में है, बेसिक है बिल्कुल, ठीक है। और अब डेरिवेशन करने के लिए इसमें देखो डायग्राम बना करके लैंग्वेज आप लिख सकते हो, बाकी मैं भी लिख दूंगा। जैसा इस डायग्राम में दिख रहा है बिल्कुल वैसे ही लैंग्वेज लिखनी होती है, आप बिल्कुल आसानी से समझ जाएंगे। PDF नोट्स इसका आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, यदि आप ज्वाइन नहीं हैं तो ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। तो इसके डेरिवेशन को करते हैं। तो सबसे पहले इसे डायग्राम को बनाना, इसकी लैंग्वेज लिखेंगे और फिर अब इसके डेरिवेशन को तरफ चलते हैं। तो एक काम करते हैं, यहाँ से इधर वाला बीम उठा लेते हैं। भाई इधर के लिए जो है उधर के लिए भी वही हो जाएगा, है ना।
भाई झुकाव जितना इधर है उतना ही इधर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब है इधर के लिए डेरिवेशन कर दो। तो देखो ध्यान से, डायग्राम बिल्कुल ऐसा ही है जैसा किसके लिए था, कैंटिलीवर के लिए। थोड़ा सा बस चीज़ें अलग हैं। आपको पता है ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस, ठीक है। और ये आपका ये वाला पॉइंट है यहाँ से लेकर, है ना, यहाँ से लेकर वहाँ तक का जो पॉइंट है, ठीक है। ये ओरिजिन है और ये आपका बीम है, बीम का उधर वाला भाग है ये, ठीक है जी। क्लियर है, कर लोगे यहाँ तक? चलो अब सुनो मेरी बात ध्यान से, इसे थोड़ा सा आगे और बढ़ा लो, ठीक है। मार्कर मिंग थोड़ी ज़्यादा हो रही है, टाइम लगा रही है सूखने में। देखो अब मेरी बात सुनो ध्यान से, ये पॉइंट कौन सा है, बी है, ठीक है। और ऐसा ही डायग्राम उसका भी है जो कैंटिलीवर वाला है, चाहे आप देखो, ठीक है। तो उसमें बी से पहले कौन सा पॉइंट है, सी है। तो यहाँ भी बी से पहले जो पॉइंट है ना वो सी वाला, सी मान लो। तो ये पॉइंट को कितना हो जाएगा, सी। और वहाँ सी तक की जो डिस्टेंस मानी है आपने एक्स है, देखो कैंटिलीवर में। तो यहाँ भी सी तक की जो डिस्टेंस है एक्स मानेंगे, ठीक है। और जो सी है पॉइंट, उस तक मतलब उसका जो स्मॉल डिप्रेशन है वो वाई माना है आपने कैंटिलीवर में, देखो। तो यहाँ भी क्या मानेंगे, वाई मानेंगे। और जो सबसे लास्ट का यानी पॉइंट बी पर देखो वहाँ पर, तो पॉइंट बी पर जो डिप्रेशन है वो डेल्टा है। तो यहाँ भी क्या मानेंगे, डेल्टा, ये डिप्रेशन है। क्योंकि डिप्रेशन क्या यानी झुकाव, भाई ये यहाँ था पहले, ये पूरा जो है ना, जो इस तरीके से बीच से नीचे की ओर दब गया, तो जब बीच से दबेगा तो साइड से तो ऊपर की ओर उठ जाएगा ना। लेकिन ये पहले सीधा था बिल्कुल ऐसे, तो पहले ऐसे था, अब ऐसे हो गया, ठीक है। तो ये कितना इसका झुकाव या कितना इसमें चेंज हुआ, तो कितना हुआ, डेल्टा, ठीक है। क्लियर है, पॉइंट बी पर अधिकतम होगा ना, और इधर आते आते ये कम होता जा रहा है, ठीक है। तो किसी जनरल अवस्था में, मतलब किसी जनरल पॉइंट पर, किसी जैसे पॉइंट सी माना है तो उस पर मान लो वाई है, तो हमें तो निकालना क्या है, डेल्टा, यानी कितना अधिकतम इसमें क्या होगा, डिप्रेशन होगा। यानी डिप्रेशन यानी एक तरीके से चेंज, एक तरीके से, है ना, झुकाव कह सकते हो, ठीक है। तो देखो पूरे की जो लेंथ है ना वो एल थी, क्लियर है। पूरे की लेंथ कितनी थी, एल। तो देखो ये जो ये लेंथ बचेगी ये कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, l/2। पूरी लेंथ कितनी थी, l थी, और अब जो ये लेंथ बचेगी वो कितनी बचेगी, l/2। यानी मैं बता दूं आपको, l/2 लेंथ ये है और l/2 लेंथ ये है, ठीक है। l/2 लेंथ ये, l/2 लेंथ ये। तो हम तो यहाँ से ले रहे हैं ना उधर का, तो हमारी लेंथ कितनी है, l/2। तो पूरे की लेंथ है हमारी l/2 यहाँ तक, है ना, पॉइंट बी तक। और x हमने पॉइंट सी तक मानी है, तो ये कितनी बची, l/2 माइनस एक्स, ठीक है। कितनी बची, l/2 माइनस एक्स, ठीक है। डेरिवेशन का ये जो सेकंड डायग्राम आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल उसकी तरह है जैसा आपका बीम का डेरिवेशन था, ठीक है जी। समझ पा रहे होंगे, ठीक है जी। तो ये डायग्राम भी आपको समझ में आ गया होगा। आइए इसके डेरिवेशन को कर लेते हैं ना। तो देखो उस डेरिवेशन में ही देखो, कैंटिलीवर वाले में मैंने आपको एक बात बताई थी कि देखो सुनो, कैंटिलीवर ऐसे था ना, तो आपने ऐसे लोड लटकाया था यानी भार, तो ऐसे झुक गया था, है ना, इस तरीके से। तो आपने देखा था, यानी ये झुका जो है वो फोर्स के कारण झुका है, जो वास्तव में क्या है, फोर्स, वेट है। तो उस फोर्स के कारण एक इसमें कपल यानी टॉर्क प्रोड्यूस हुआ, जिसे आपने ट्विस्टिंग कपल या एक्सटर्नल टॉर्क कहते हैं, ठीक है। बाह्य बल आघूर्ण जो इसे मोड़ने का काम कर रहा है, क्लियर है। तो आपने देखा था ये जो बाह्य बल आघूर्ण है, या जिसे आप ट्विस्टिंग कपल कहते हैं, ऐंठनकारी बलयुग्म, ठीक है। तो ये कितना है, वहाँ पर देखो आप W × L-x है, ठीक है। क्योंकि कपल क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसी प्रकार यहाँ पर आपको ये निकालना है। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर आप देखो इतने की बात की है, तो इतने हिस्से पर
जो सिरा बी है, सिरे बी पर ऊपर की ओर जो फोर्स लग रहा है वो कितना है आपका, कितना है W/2। यहाँ पर फोर्स हमारा W/2 है, ठीक है। तो ये फोर्स जो है इस बीम को मोड़ने का काम कर रहा है नहीं, ठीक है। क्यों कर रहा है, क्योंकि देखो ये तो नीचे को झुका रहा है, लेकिन ये जो है ना ये W/2 ये इसे मोड़ने का काम करेगा, और मोड़ने का काम कर रहा है तो ये, और हमारे द्वारा लगाया जा रहा है। हमारे द्वारा कैसे लगाया जा रहा है, क्योंकि हमने वेट W लटकाया तो तभी तो W/2 लगा ऊपर की ओर, तो ये हमारे द्वारा ही तो लगा, क्योंकि वेट तो हमने ही लटकाया है, सस्पेंड किया है, ठीक है। सस्पेंड माने लटकाना होता है, ठीक है। तो हमने वेट को लटकाया है, इसी कारण W फोर्स डाउनवर्ड्स है, और उसी कारण रिएक्शन फोर्स के तौर पर पॉइंट बी पर कितना है W/2। तो ये हमारे द्वारा लगाया जाने वाला फोर्स है जो घुमाने का, इसे मोड़ने का काम कर रहा है किस डायरेक्शन में, ये कौन सी डायरेक्शन है बोलो, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉक तो ऐसे चलती है ना, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगी, है ना। बीम में, इसमें कैंटिलीवर में जो आपका एक्सटर्नल टॉर्क था वो नीचे की ओर लग रहा था क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, लेकिन यह डायरेक्शन क्या हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। बस एक चेंज ये होना है लैंग्वेज में। तो देखो जो एक्सटर्नल टॉर्क है, एक्सटर्नल टॉर्क यानी इसे आप क्या बोलते हैं, ट्विस्टिंग कपल भी बोल सकते हो, ट्विस्टिंग टॉर्क भी बोल सकते हो। मैंने बताया था ट्विस्टिंग का अर्थ होता है ऐंठनकारी, जो इसमें ऐंठन उत्पन्न कर दे, मोड़ दे इसे। और कपल या टॉर्क, जो भी कपल टॉर्क एक ही बात है, ठीक है। और ये एक्सटर्नल टॉर्क है, एक्सटर्नल टॉर्क, ठीक है। और वहाँ पर ये कितना है W/L-x, क्यों, क्योंकि होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और यहाँ पर फोर्स जो है ना आपका पॉइंट बी पर वो कितना है W/2, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, वहाँ पे L-x है, तो यहाँ कितनी हो जाएगी L/2 - x, ठीक है, L/2 - x। तो यहाँ पर आपका जो ये है ट्विस्टिंग टॉर्क कपल, ये हो जाएगा W/L/2 - x। क्लियर है जी, बात समझ में आ रही है। तो वहाँ से इसमें चेंज क्या है, सिर्फ वहाँ W/L - x था, यहाँ पर W की जगह W/2 आया है, और L की जगह L/2 आया है, ठीक है। तो ये एक्सटर्नल टॉर्क या ट्विस्टिंग टॉर्क या कपल हो जाएगा। और फिर मैंने बताया था, चूँकि ये जो टॉपिक है इलास्टिसिटी चैप्टर का है, तो बीम जो है उसमें क्या है, इलास्टिसिटी है। जब आप उसे ऐसे मोड़ रहे हो तो ये अपनी मुड़ने का विरोध भी तो करेगा, क्योंकि इलास्टिसिटी वो प्रॉपर्टी होती है बॉडी के अंदर की जिसके द्वारा कोई बॉडी अपनी पोजीशन में होने वाले चेंज का क्या करती है, अपोज करती है, अपनी स्थिति में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है, ठीक है। वस्तु के उस गुण को प्रत्यास्थता कहते हैं, इलास्टिसिटी कहते हैं। तो इलास्टिसिटी के कारण क्या होगा, यदि हम ऊपर को टॉर्क लगा रहे हैं तो एक टॉर्क उसके अपोजिट डायरेक्शन में भी प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। और मैंने बताया था, एक डेरिवेशन कराया था बेंडिंग मोमेंट का, यानी बंकन आघूर्ण का, वो डेरिवेशन देख लेना, इससे पहले ही है कैंटिलीवर से, ठीक है। तो क्या था वो, टो बराबर YI/R, वो वाला डेरिवेशन था, ठीक है, YI/R। तो जो ये जो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, जो क्या है, रेस्टोरिंग कपल भी बोलते हैं उसे आप, है ना, यानी ऐसा कपल जो इसके मुड़ने का अपोज करेगा, या जो ऐसा कपल जो एक्सटर्नल टॉर्क के, एक्सटर्नल कपल के, है ना, इसके क्या होगा, अपोज में होगा, ठीक है। क्योंकि ये क्या है, इसे मोड़ना चाह रहा है तो मुड़ने का क्या करेगा, अपोज करेगा, ठीक है। और क्यों प्रोड्यूस होता है, इलास्टिसिटी यानी प्रत्यास्थता प्रॉपर्टी के कारण, ठीक है। तो वो क्या हो जाए, उसे बोलते हैं रेस्टोरिंग कपल या टॉर्क, है ना। और मैंने बताया उसका नाम दूसरा एक बेंडिंग मोमेंट भी कहते हैं उसे, ठीक है, क्या कहते हैं, बेंडिंग मोमेंट। और मैंने इसके लिए डेरिवेशन आपको करा रखा है, ठीक है। वो क्या होता है, YI/R, यही तो होता है। ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड। क्लियर है। Y क्या है आपको पता है, Y क्या होता है, यंग्स मॉडुलस होता है ना। I क्या होता है, I होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लेकिन यहाँ पर क्या है, ज्योमेट्रिकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी ज्यामितीय जड़त्व आघूर्ण, ठीक है। ये भी पढ़ा रखा है, इसी चैप्टर में पढ़ लेना। इस डेरिवेशन से पहले, इस डेरिवेशन में ही तो यूज हुआ था, I आया था, ठीक है। सिग्मा AR² को हमने बताया था कि ये क्या है, ये ज्योमेट्रिकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। और R क्या है, R है रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, यानी वक्रता त्रिज्या। कितना घुमा है ये, है ना, ये वक्र बन रहा है ना, वक्र। तो पूरा यदि
ऐसे बना दें सर्किल, तो ये जो त्रिज्या हो जाएगी इसे बोलते हैं वक्रता त्रिज्या या रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो वेयर करके लिख देना I बराबर ज्योमेट्रिकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, Y बराबर यंग्स मॉडुलस, R बराबर रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, और आप देखो देखो एक फोर्स ये तो ऊपर की ओर लग रहा है, वो है एक्सटर्नल जो हम लगा रहे हैं, और एक इसका अपोज करेगा, है ना, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, उसकी तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, इसकी डायरेक्शन होगी क्लॉकवाइज। ठीक है, कैंटिलीवर से यहाँ अपोजिट काम हो रहा है, कैंटिलीवर में इसकी डायरेक्शन क्या थी, इस तरीके से क्लॉकवाइज, लेकिन यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज है, और कैंटिलीवर वाले डायरेक्शन में इसकी डेरिवेशन में इसकी डायरेक्शन क्या थी, इस तरीके से, है ना। देखो लिखा होगा कैंटिलीवर वाले डायरेक्शन में बेंडिंग मोमेंट जो है या ट्विस्टिंग रेस्टोरिंग कपल, उसकी डायरेक्शन क्या थी, है ना, ऊपर की तरफ इस तरीके से, यानी ठीक है ये क्या है एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा क्लॉकवाइज। तो इस डायरेक्शन में दोनों की डायरेक्शन आपस में पलट जाएंगी। ठीक है, तो समझ रहे होंगे आप। और देखो मैंने एक बात कॉन्सेप्ट वहाँ भी समझाया था कैंटिलीवर वाले डायरेक्शन में, यहाँ भी दोबारा समझो। ऊपर की ओर फोर्स कपल लग रहा है, ठीक है, जो इस तरीके से घुमा रहा है, और ये जो रेस्टोरिंग कपल है ये नीचे की ओर लगेगा, जो इसके है ना मुड़ने का क्या करेगा, अपोज करेगा। तो दोनों कपल, ये कपल बढ़ाते जाओगे ना, एक फोर्स बढ़ाते जाओगे तो दूसरा फोर्स भी बढ़ता जाता है, यानी एक कपल एक टॉर्क बढ़ाओगे तो दूसरा टॉर्क भी बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन ये क्या है, मोड़ना चाह रहा है और ये अपोज करना चाह रहा है, तो दोनों जो है ना, एक स्थिति ऐसी आती है जब दोनों अपोज हो जाते, मतलब सेम हो जाते हैं, है ना। आप एक बार देखो, इसे आप देखो जैसे कैंटिलीवर वाले में समझाया था, या आप नॉर्मली समझो एक बीम है, सीधा है, आप उसे मोड़ रहे हो नीचे की तरफ, तो ये तो एक्सटर्नल टॉर्क है ना, और अपने आप ही जो उसमें प्रोड्यूस हो जाएगा। अब देखो आप यहाँ तक मोड़ दिया आपने इसे, है ना, इस तरीके से एक बीम है, आपने यहाँ तक मोड़ दिया, अब नहीं मोड़ पा रहे, क्यों नहीं मोड़ पा रहे, इसका मतलब है जो अपोज कर रहा है ना टॉर्क, इसके मुड़ने का, वो टॉर्क इतना अधिक बढ़ चुका है कि हमारे द्वारा लगाए जाने वाले टॉर्क के बराबर हो गया है। समझ रहे हो, हमारे द्वारा जो लगाए जाने वाला टॉर्क है इसे मोड़ने के लिए वो नीचे की तरफ है, और जो इसका अपोज करने वाला टॉर्क है, हमारे द्वारा मोड़ने का अपोज करने वाला जो टॉर्क है वो ऊपर की तरफ है, तो दोनों बराबर हो गए। तो हम इससे ज़्यादा फोर्स लगा नहीं सकते, क्योंकि हमारी तो शरीर की क्षमता है कि हम इतना ही लगा सकते हैं। ठीक है, बॉडी की एक कैपेसिटी होती है ना, तो हम इससे ज़्यादा तो लगा नहीं सकते, और वो इतना अधिक बढ़ गया है जितना हम लगा रहे हैं, तो दोनों बराबर हो गए हैं। तो अब इससे अधिक वो जो बीम है ना वो मुड़ नहीं सकता। ठीक है, समझ गए। तो इसका मतलब है इसमें जो हम टॉर्क लगा रहे हैं एक्सटर्नल टॉर्क, और जो वो अपने आप लग रहा है जिसे आप रेस्टोरिंग टॉर्क कह रहे हैं या बेंडिंग मोमेंट कह रहे हैं, ठीक है, वो दोनों बराबर हो गए हैं। और इस कंडीशन को बोलते हैं जिसमें दोनों टॉर्क बराबर हो जाए, हमारे द्वारा लगने वाला एक्सटर्नल टॉर्क और रेस्टोरिंग टॉर्क दोनों बराबर हो जाएं, तो उस कंडीशन को बोलते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन, यानी साम्य अवस्था। ठीक है, तो साम्य अवस्था में इन दोनों को क्या करेंगे, बराबर रख देंगे। तो यहाँ से इन दोनों को बराबर रखो, लिखो इन इक्विलिब्रियम कंडीशन। ठीक है, दोनों को बराबर रखो, एक्सटर्नल टॉर्क बराबर बेंडिंग मोमेंट या रेस्टोरिंग कपल, है ना, वर्ड तो कुछ भी लिखो, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। मेरे कहने का मतलब ये था, और दोनों बराबर हो जाएंगे तो डेरिवेशन हो जाएगा आपका। इसे मैं रफ कर देता हूँ इधर से, दोनों को बराबर रखो, और फिर इसके बाद ये डेरिवेशन जो है ना उसी की तरह हो जाएगा, सिमिलर, है ना, सेम नहीं होगा, सिमिलर कैंटिलीवर वाले की तरह। दोनों को बराबर रखो, तो देखो एक्सटर्नल लिखना इन द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम एक्सटर्नल टॉर्क बराबर रेस्टोरिंग कपल। ठीक है, दोनों बराबर हो जाएंगे। कपल टॉर्क मैंने बताया एक ही बात है। ठीक है, तो एक्सटर्नल टॉर्क कितना है आपका, ये है W/2 L/2 माइनस x, और बराबर ये कितना है YI/R। ठीक है, बात समझ आ रही है। यहाँ से आप R की वैल्यू निकाल लो, देख लो, चाहे कैंटिलीवर वाले डायरेक्शन में भी आपने यहाँ से R की वैल्यू निकाल रखी है, तो R बराबर क्या आ जाएगा, YI, है ना, और 2 इधर पहुँचेगा, 2/I/W नीचे आएगा, और ये 1/L/2 माइनस x, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और फिर इसके बाद मैंने लिखवाया था इफ़ y बी द स्मॉल डिप्रेशन है y, है ना, ठीक है, पॉइंट C पर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगी, फॉर्मूला बता रखा है मैंने, डायरेक्ट, है ना, कि आपको याद रखना है। तो लिखो देन रेडियस ऑफ कर्वेचर R बराबर क्या हो जाएगा, 1 +
ये फॉर्मूला आपने पढ़ा भी होगा मैथमेटिक्स वगैरह में या मैथमेटिकल फिजिक्स में, 1 + dy/dx का होल स्क्वायर और इस सारे की होल पावर 3/2 और अपोन में होता है d2/dx²। ठीक है जी। देखो चूंकि जो y है ना, y इज वेरी स्मॉल, ये y क्या है, ये जो मैं काम कर रहा हूँ ना, ये मैंने कैंटिलीवर में भी बिल्कुल एज इट इज कर रखा है। ठीक है, मतलब करा रखा है आप लोगों को। तो y स्मॉल है, तो जो y में चेंज है x के रेस्पेक्ट में, ठीक है, वो भी क्या होगा, बहुत स्मॉल होगा। ठीक है, तो dy/dx, ठीक है, स्मॉल है और उसका होल स्क्वायर करोगे और स्मॉल हो जाएगा। तो 1 में यदि dy/dx का होल स्क्वायर जोड़ोगे ना, तो ये लगभग 1 के ही बराबर आएगा, क्योंकि 1 में बहुत छोटी संख्या जोड़ रहे हैं, तो 1 के ही लगभग बराबर हो जाएगा। तो 100, तो देखो इस सारे की जगह 1 ही रखोगे, तो ये तो 1 की पावर 3/2, 1 की पावर 3/2 1, और अपोन में बचेगा d2/dx²। ये इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, दोनों को बराबर रखो, क्योंकि आप देख सकते हैं समीकरण 1 में भी क्या है, स्मॉल r है, और समीकरण 2 में भी स्मॉल r है। ठीक है, तो फ्रॉम फर्स्ट सेकंड तो आपने डाल रखी है ये समीकरण, 3 4 डालो, है ना, ये 3 हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी 4। लिखो फ्रॉम इक्वेशन 3rd एंड 4th, दोनों को बराबर रखो। ठीक है, तो तुमने बराबर रख के देखो r की वैल्यू मिली होगी, है ना। मैं इधर से रफ कर देता हूँ। ठीक है, अब डायग्राम की कोई ज़रूरत नहीं है, आपने बना लिया होगा। देखो दोनों को बराबर रखो, तो मैंने क्या कहा, ठीक है, वहाँ से आपको मिला होगा समीकरण 3 और 4 को बराबर रख करके। देखो चलो मैं भी रख देता हूँ। देखो एक तो स्मॉल r ये है और एक स्मॉल r ये है, दोनों को बराबर रखेंगे तो 2yi, ठीक है, 2yi, और अपोन में क्या है w, और इंटू 1/L/2 - x बराबर ये है 1/d2/dx²। ठीक है जी। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो d2/dx² बराबर हो जाएगा, ये इधर पहुँचेगा, है ना, तो ये हो जाएगा w/2yi और इंटू में L/2 - x। क्लियर है, ये सारा इधर चला गया, ये इधर चला गया। अब आपको तो y का मान निकालना है पहले। ठीक है, y निकलेगा तभी तो डेल्टा निकलेगा, तो y निकालना पड़ेगा। तो आप खुद समझदार हैं इतने कि d2/dx² है, तो आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो dy/dx निकलेगा। फिर एक बार और इंटीग्रेशन करोगे तो dy/dx की हेल्प से y निकल जाएगा। तो पहले आपको इसका क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। तो लिख दो इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करो, तो ये क्या बचेगा, ये बचेगा dy/dx। ठीक है, इतना तो पता होगा। और इधर इंटीग्रेशन करो w/2yi L/2 - x और इंटू dx। और आपको पता है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जुड़ता है, मान लो क्या जुड़ा, a1। ठीक है जी। तो ये बचा dy/dx और कांस्टेंट बाहर आ जाएंगे, 2yi बचा केवल। ठीक है, और डायरेक्ट कर दूं, है ना, इतना तो इंटीग्रेशन आप समझते हैं। L/2 ऐसे रहेगा, तो 1 है, 1 का हो जाएगा x माइनस x का हो जाएगा x²/2 और ठीक है प्लस a1 कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्लियर है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालनी है, तो आप बताओ क्या करना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे ही करना है जैसे कि कैंटिलीवर में कर रखा है। तो कैंटिलीवर में देखो, वो जो डायग्राम मैंने अभी रफ किया है उसकी हेल्प ली है। कैंटिलीवर में भी ऐसा ही एक डायग्राम था ना, तो इसमें देखो यहाँ पर है ना, ये डायग्राम था ना इस तरीके से, ये वाला, तो पॉइंट बी है और ये कौन सा था, पॉइंट डी है शायद, ये है ना, पॉइंट डी, बीच वाला जो पॉइंट है ना उसे डी मान लेना। तो पॉइंट डी पर देख के बताओ मुझे, यहाँ पर पॉइंट डी पर जो झुकाव है वो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, झुकाव नहीं है क्योंकि यहाँ पे है ना ये झुकाव y, यहाँ पर y है और यहाँ क्या माना, डेल्टा। तो पॉइंट डी पर जो है जब y ही नहीं है तो dy/dx कहाँ होगा, मतलब y में चेंज नहीं होगा। तो मैं लिख दूँ एट पॉइंट डी। ठीक है, ये जो पॉइंट, ये तो ओरिजिन है, तो ओरिजिन पर ही पॉइंट डी है। ठीक है, वो जो डायग्राम बनाया था ना आपने इस तरीके से,
और इसका ये पॉइंट बी माना था, ये ए माना था, यहाँ पर पॉइंट जहाँ पर डब्ल्यू है ना यहाँ पर डी मान लेना इस पॉइंट को। तो इतना ले रहे हैं आप, तो डी बी ले रहे हैं आप, है ना, डी बी। तो ये डी है, पॉइंट डी पर आप मुझे देख के बताओ, वाई तो यहाँ पर है, वाई की मैक्सिमम वैल्यू पॉइंट बी पर है डेल्टा, तो पॉइंट डी पर जो है वो कितना है, डी वाई बाई डी एक्स, यानी वाई में चेंज नहीं हो रहा है बिल्कुल भी। तो पॉइंट डी पर एक तो एक्स भी जीरो है ना, और साथ में डी वाई बाई डी एक्स भी जीरो होगा। और ये कंडीशन बिल्कुल ऐसी ही है जैसे कैंटिलीवर में मैंने लगाई, तो कैंटिलीवर में भी आप देख सकते हो। तो डी वाई बाई डी एक्स भी जीरो और आपका एक्स भी जीरो, क्योंकि एक्स यहाँ तक है, ठीक है। पॉइंट सी पर कितना है, एक्स है, ठीक है, लेकिन इधर लाओ पॉइंट डी पर तो जीरो है, इधर आते आते जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यू यहाँ रखो फिफ्थ में, ये जीरो एक्स जीरो दोनों, तो a1 कितना आया, जीरो, a1 जीरो आ गया आपका, ठीक है। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू आपने निकाल ली है, तो है ना, फिफ्थ इम्प्लाइज कर दो, तो आपका डी वाई बाई डी एक्स कितना आया भाई, a1 जीरो रख दो, तो w अपॉन 2y और इंटू l/2 x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। बात समझ में आ रही है। और बिल्कुल अब ऐसे ही अगेन इंटीग्रेट करना है, तो लिख दो अगेन इंटीग्रेटिंग, है ना, ऑन बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू, किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो, एक्स के, विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, एक्स के सापेक्ष पुनः समाकलन करने पर। तो देखो क्या आएगा, y बचेगा इधर, तो इंटीग्रेशन करने के बाद, तो y बराबर इधर इंटीग्रेशन करो w अपॉन 2y और इंटू में है l/2 x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है, और dx आएगा, x के रेस्पेक्ट में करो। और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इस बार क्या मानो, a2, पहले a1 माना था, इस बार a2 है ना, ठीक है। तो इंटीग्रेशन कर लो, तो y बराबर w अपॉन 2y, कांस्टेंट बाहर आए, डायरेक्ट कर दो, l/2 और x का करोगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1/2 ऐसी, और एक्स स्क्वायर का करोगे तो एक्स क्यूब अपॉन 3, ठीक है, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इक्वेशन नंबर 6 डाल दो, ठीक है। इसी कंडीशन से आप a2 का मान निकालो, तो एट पॉइंट डी पर, पॉइंट डी वही यही वाला है ना, जो ओरिजिन पर है, x बराबर 0 है पॉइंट डी पर, और देखो y बराबर भी 0 है, क्योंकि y है पॉइंट सी पर, ठीक है, पॉइंट सी पर y है, पॉइंट बी पर y डेल्टा के बराबर होगा, तो पॉइंट डी पर y जो है 0 के बराबर होगा या नहीं, क्योंकि यहाँ तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो पॉइंट डी पर x बराबर भी 0, y बराबर भी 0, तो यहाँ से a2 बराबर कितना आया, a2 बराबर 0 आया, ठीक है। तो 6th इम्प्लाइज से a2 बराबर 0 रखो, तो y बराबर कितना आया, w अपॉन 2y और ये l/2 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 6, और a2 आपने कितना रख दिया, 0। तो y का मान आपको मिल गया, ठीक है, इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। तो अब बस क्या करना है, अब तो कुछ नहीं करना है डेरिवेशन में, बिल्कुल कैंटिलीवर की तरह ही कर देना है। वहाँ पर आपने y की जगह डेल्टा रखा था, है ना, और x की जगह l रख दिया था बाद में कैंटिलीवर में। ठीक इसी प्रकार पॉइंट b पर, है ना, उस डायग्राम में देखो जो ऐसा था बनवाया था दूसरे वाला, पॉइंट b पर आप देख के बताओ x किसके बराबर हो जाएगा, इस पूरी लेंथ के, और ये जो पूरी लेंथ है ये है l/2, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ एट पॉइंट b पर जो x है वो तो आपका l/2 के बराबर हो जाएगा, और जो y है वो डेल्टा के बराबर हो जाएगा, ठीक है। y किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा के। और आपको डिप्रेशन निकालना है, ठीक है, मैक्सिमम जो डिप्रेशन हो रहा है, और वो डेल्टा है जो पॉइंट b पर हो रहा है, ठीक है। तो y की जगह डेल्टा और x की जगह आपका l/2, तो l/2 इंटू, ठीक है, 2 2 4 हो जाएगा, और ये l/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 1/6 ऐसे रहने दो, और ये हो जाएगा l/2 का पावर 3। क्लियर है जी, इधर लिख लो, तो डेल्टा बराबर w अपॉन 2y, और देखो l/4 है, और ये हो जाएगा l²/4, तो l³ अपॉन 16 हो जाएगा, 4 चौक 16, ठीक है। तो l³ अपॉन 16
और माइनस देखो 1/6 है, ठीक है जी, और ये हो जाएगा L3/8, तो 8 से 48, L3/48, ठीक है जी। तो डेल्टा बराबर देखो 3 से गुना कर लो और 3 से मतलब गुना कर ली, 3 से भाग कर दिया तो 16 × 48, तो देखो 3L3/48 और 1L3/48, तो ये बचेगा है ना 2L3/48, ठीक है, 2 से ये 2 कट जाएगा तो डेल्टा बराबर आपका आया WL3/48/I, ठीक है। आपको जो एक्सप्रेशन निकालना था वो आपको डेल्टा का ही एक्सप्रेशन निकालना था, ठीक है, जो कितना आया है WL3/48 है ना YI। क्लियर है, कोई भी इसमें दिक्कत आपको नहीं होगी। लेकिन एक बात आपसे कही है कि ये जो बीम है, मतलब ये जो बीम है कैसा है, रेक्टेंगुलर, तो रेक्टेंगुलर है, तो रेक्टेंगल के लिए एक बात आपको पता होगी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जैसे बिल्कुल कैंटिलीवर में कराया था, उसमें 2 केस कराए थे कि जब बीम कैसा हो, रेक्टेंगुलर हो और जब सर्कुलर हो। लेकिन यहाँ पर कह रखा है कि बीम कैसा है, रेक्टेंगुलर, तो रेक्टेंगुलर बीम के लिए आप जानते हैं, लिख देना फॉर बिकॉज बीम इज रेक्टेंगुलर सो, ये क्या है, ज्योमेट्रिकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मैंने लिखवाया था वहाँ BD3, ठीक है। और B क्या है मैंने बताया था, B है आपकी विड्थ यानी चौड़ाई, और D क्या है, थिकनेस यानी मोटाई, ठीक है, इस बीम की। तो ये I की जगह रख दो वहाँ पे। सो डेल्टा बराबर क्या आ जाएगा, WL3/48 YI का मान 1/12 BD3 और 12×48, तो यह जाएगा WL3/4 है ना YBD3, ठीक है। ये फाइनल एक्सप्रेशन है आपका किसके लिए, रेक्टेंगुलर बार के लिए। इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक है। तो ये डेरिवेशन आपका कंप्लीट हुआ, इसे आप बहुत अच्छे से तैयार कर लेना, और कोई भी जो भी टॉपिक आपको लगे कि रह रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, अच्छे से पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।